हैदराबाद में वजीर आला रोनत रेड्डी ने आबपाशी के महकमे की कारकर्दगी और मंसूबों का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास की सदारत की है। इस आला सतही इजलास में आबपाशी के वजीर अतुल कुमार रेड्डी समेत महकमे के तमाम अहम आला हुक्काम और इंजीनियरों ने शिरकत की है। इजलास के दौरान रियासत भर में जारी मुख्तलिफ आबपाशी के मंसूबों की पेशरफ्त और उनके काम की रफ्तार का तफसील से जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने तमाम हुक्काम को हिदायत दी कि ज़ेर इल्तिवा कामों को तयशुदा वक्त के अंदर मुकम्मल करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। उन्होंने ज़राअत और किसानों के मुफाद में पानी की मुनसिफाना और बेहतर फराहमी के निज़ाम को यकीनी बनाने पर ख़ास जोर दिया है। महकमे के वज़रा और आला अफसरान ने जारी कामों की मौजूदा सूरत हाल और बजट से मुताल्लिक़ तफसीलात से वज़ीर आला को आगाह किया। इस अहम मीटिंग में आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और मुस्तक़बिल के तमाम निचले और बड़े मंसूबों की हिकमत अमली पर भी गहराई से गौर किया गया। हुकूमत ने इस अज़्म का अदा किया है कि रियासत के किसानों की फलाह व बहबूद और खेतों तक पानी पहुँचाने के काम में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान चामला किरण कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रोनत रेड्डी के खानदान पर लगाए गए इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए उनका दिफा किया है। उन्होंने अपोजिशन से सवाल किया कि क्या रोनत रेड्डी के अहल खाना को मेहनत से कमाने और तरक्की करने का कोई बुनियादी हक हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि जब वजीर आला के रिश्तेदार जायज़ इजाज़त लेकर छोटी कंपनियां कायम कर रहे हैं तो इस पर बिलावजा का हंगामा खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की कि जिस तरह तमाम दीगर दरख्वास्त गुजारों को ज़मीनें दी जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह तमाम कानूनी मराहिल मुकम्मल करके ज़मीन अलाट की गई है। उन्होंने वाज़े किया कि वज़ीर आला के भाई कौंडल रेड्डी को तमाम ज़वाबित और दरख्वास्त के अमल के तहत ही ज़मीन की अलाटमेंट मुमकिन हुई है। अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वो सियासी मकासद के लिए बिलावजा और बेबुनियाद तनाज़ो पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अवाम के सामने सच्चाई लाते हुए कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया ने कानून के दायरे में रहते हुए तमाम कार्रवाई की है। कांग्रेस रहनुमा के इस बेबाक और अहम बयान ने रियासती सियासत और अपोजिशन के हमलों का भरपूर और मुनतोड़ जवाब दिया है। అధికారం కోల్పోయినాక ఎవడు బాగుపడొద్దని ఆలోచనలు ఉన్నట్టున్నారు మీరు. ఆయన కూడా వాళ్ళని చిన్న చిన్న కంపెనీలు పెట్టుకొని భూములు తీసుకొని చిన్న కంపెనీలలో పని చేసుకోనో లేకపోతే ఒక కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని కొత్త కంపెనీ పెట్టుకొని కొంచెం తక్కువ పెట్టుబడితోటి ఒక భూమిని అప్లై చేసుకుంటే ఇంత రాద్ధాంతం చేస్తున్నారు మీరు. తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు కేవలం కేటీఆర్ కి రేవంత్ రెడ్డి మీద కోపము, రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబంలో ఎవరు బాగుపడొద్దు, తెలంగాణ సమాజం కూడా వాళ్ళకు ఓట్లైనందుకు వాళ్ళు కూడా అనుభవించాలి, ఎవ్వరికి మంచి జరగొద్దన్న ఆలోచనే ఉంది కేటీఆర్ కి. మీదేమో సెల్ఫ్ ఇష్యూ, మీరేమో దండుకోవాలి, దాచుకోవాలి, వేరే వాళ్ళు బతకడానికి కూడా వీలు కావద్దు. ఎందుకంటే అందరికీ కేటాయించినట్టు ఆయనకు కేటాయించారు. అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే 32 మందో 34 మందో శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పారు. కాబట్టి నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా కేటీఆర్ గారు, మనం పొద్దున్న లేస్తే మంది మీద ఏడవడం బంద్ చేయి. बीआरएस के रहनुमा केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रोकी गई कैंटी विलोगो स्कीम को दोबारा शुरू करने का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि स्कीम की बंदिश के बाद अवाम की सहूलत के लिए सिरी 16 जिला में मुफ्त आंखों के तिब्बी कैंप कायम किए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इन तिब्बी कैंपों के दौरान जिन 171 अफराद को आंखों के ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस हुई है, उनका तमाम मुफ्त इलाज वो खुद करवाएंगे। केटीआर ने यकीन दहानी कराई कि इन तमाम मरीजों की सर्जरी की तमाम तरमाली और इंतजामी जिम्मेदारी वो खुद अपने सर लेते हैं। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो हमारे उन फलाही कामों से सबक हासिल करे और अवाम के फ़ायदे के लिए इस स्कीम को फ़ौरन बहाल करे। उनका कहना था कि गरीब और मौमर शहरियों के लिए आंखों के मुफ्त इलाज और चश्मों की फराहमी का ये इंतहाई बेहतरीन और फ़ायदेमंद प्रोग्राम था। बीआरएस लीडर ने अफसोस का इजहार किया कि एक बेहतरीन अवामी स्कीम को सिर्फ सियासी बोझ की वजह से रोकना गरीबों के साथ शदीद नाइंसाफी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंतजामिया जल्द अपनी गलती का एहसास करेगी और अवामी मुफाद में इस अहम स्कीम को दोबारा फाल करने का कदम उठाएगी। అందుకే నేనేమనుకున్నా అంటే ప్రభుత్వం చేసినా చేయకపోయినా మన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కాడికి మాత్రం ఎవరైనా కొంతమంది తెలిసిన దోస్తులుంటే వాళ్ళని పట్టుకొని
మనమన్నా చేయాలని చెప్పి సవేరి బాయి సాబ్ను పట్టుకుంటే ఆయన ముందుకొచ్చిండు. తప్పకుండా నేను చేస్తానా, మీకు కావాల్సినదంతా కూడా నేను ఏర్పాటు చేస్తా, వైద్యులను పంపిస్తా, మొత్తం ఏర్పాట్లు చేస్తా అన్నాడు. చెప్పిన మాట ప్రకారమే ఇక మనం అక్కడనో ఇక్కడనో కాదు, మనమే ఏర్పాటు చేసిన మండలం వీర్నపల్లి మండలం, మన ప్రభుత్వంలో గతంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న మండలం, ఇక్కడనే చాలు చేయాలని చెప్పి వీర్నపల్లిని చాలు చేసినాం. మరి బ్రహ్మాండంగా 4 రోజులు ఇక్కడ వీర్నపల్లిలో, అక్కడ గర్జనపల్లిలో 2 దగ్గర క్యాంపులు పెట్టిండ్రు. 5,000 మందికి స్క్రీనింగ్ చేసిండ్రు, 5,000 మందికి పరీక్షలు చేసిండ్రు. అందులో ఇవాళ 1,350 మందికి, అలా కొంతమంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. మరి పిల్లలకు కూడా ఏమంది ఎక్కువ చదువుతున్నారో మరి ఎక్కువ ఫోన్ చూస్తున్నారో ఏందో కానీ మొత్తానికి వాళ్ళకు కూడా కంటికి గ్లాసులు అవసరం పడుతున్నాయి, అద్దాలు అవసరం పడుతున్నాయి. 250 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఒక 1,100 మంది పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు. మొత్తం కలిపి 1,371 మందికి ఇవాళ అద్దాలు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఒక 171 మందికి కంటిలో శుక్లాలు రావడం, ఇంకా ఇతరతర సమస్యలు రావడం వల్ల వాళ్లకు ఆపరేషన్ అవసరం పడుతుంది అన్నారు. ఆపరేషన్ కూడా మనం ఎక్కడికో పోయే అవసరం లేదు. మన సిరిసిల్లలోనే గతంలో మనమే ఆ రోజు 6 కోట్ల రూపాయలతోని ఎల్వి ప్రసాద్ కంటి దవాఖాన పెట్టించినాం. కాబట్టి ఈర్నపల్లికి వెళ్ళి బండి వస్తుంది, మిమ్మల్ని ఎక్కించకపోతుంది, సిరిసిల్లలో వైద్యం చేయించి ఆపరేషన్ చేయించి మళ్ళీ మీ ఇంటికాడ దిగబెట్టిపోయేటట్టు ఆ సౌలత్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి 171 మంది మీ కంటి ఆపరేషన్లు చేయించే బాధ్యత కూడా నాదే అని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం వీర్నపల్లిలో మనం ప్రారంభించుకున్న తర్వాత దీన్ని ఆగన్న చెప్పినట్టు మొత్తం बीआरएस के रुकन असेंबली पार्टी कोशक रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर पवन गोलेटी सरयनिवास रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए उन पर दौलत का तकब्बुर और नादानी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने सख्त खबरदार करते हुए कहा कि तमाम दिन एक जैसे नहीं रहते और हर इंसान को अपने इक़्तिदार और घमंड का जवाब देना पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि मौसूफ ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे वो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के लिए जिदोजहद करते रहे हों, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। बीआरएस रहनुमा ने याद दिलाया कि माजी में के सीआर और के टीआर के सामने इल्तिजा करके ठेके हासिल करने के बाद ही वो इस सियासी मकाम तक पहुंचे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जमात के पुराने और असल कारकुनों को नजरअंदाज करके नए आने वाले रहनुमाओं को पार्टी की बागडोर सौंपी जा रही है। उन्होंने वजीर आला रियोनथ रेड्डी और सरयनिवास रेड्डी को यकसा निशाना बनाते हुए कहा कि ये दोनों मिलकर पार्टी को जवाल की तरफ धकेल रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा के इस तुंद और तेज बयान ने रियासत की सियासी फिजा में एक नया हंगामा और जबरदस्त तनाज़ो खड़ा कर दिया है। बीआरएस और हुक्मरान जमात के दरमियान जारी इस शदीद लफ्जी जंग के बाद दोनों फरीक़ैन के दरमियान सियासी कशीदगी मजीद बढ़ गई है। అసలు నీకు సబ్జెక్ట్ ఉన్నదా? సబ్జెక్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు, అంతా డొల్లా. డబ్బు అహంకారం ఎంత పెరిగిపోయిందంటే ఇలా నేనేదో డబ్బులుంటే నాకేదో అధికారం ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో నేను ఏం చేసినా నడుస్తుందని అనుకుంటున్నాను. కానీ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎవ్రీడే ఈజ్ నాట్ అ సండే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా నువ్వు ఇలా ఏందో పెద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసి ఇలా మొత్తం నీ పుట్టుకలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నట్టు నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. ఈ 10 సంవత్సరాలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీల అన్ని కాంట్రాక్టులు తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసింది నువ్వు కాదా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు? ఇదే కేసీఆర్ గారి కేటీఆర్ గారి కాలు మొక్కింది నువ్వు కాదా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు? ఇలా కేసీఆర్ గారి కేటీఆర్ గారి కాలు మొక్కింది నువ్వా కాదా? ఇలా వారి కాలు మొక్కిన తర్వాత వారి దగ్గర మొత్తము పనులు చేసుకొని ఇలా వాళ్ళని వెన్నుపోటు పొడిచి ఇలా మీరందరూ కూడా ఏందో పెద్ద మేము హీరోలం అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇలా కేసీఆర్ గారి పుణ్యాన కేటీఆర్ గారి పుణ్యాన నువ్వు అంత పెద్దగా అయినావు ఇవాళ, లేకుంటే నీ పరిస్థితి ఏంది? ఇలా వాళ్ళనే నువ్వు తిడుతున్నావు. మనసు సాక్షిగా వాస్తవంగా తిన్నింటి వాసాలని నువ్వు లెక్క పెట్టకు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ అస్సలున్న కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ పక్కకు పెట్టిరు. ఈ దొంగ కాంగ్రెస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. बीआरएस रहनुमा दासूजो शरावन ने संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आला अफसरान जीएस रंजन और विष्णुवर्धन रेड्डी दरअसल वजीर आला रोनथ रेड्डी के फर्जी कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रायदुर्गम में 1700 करोड़ रुपए मालियत की 60 एकड़ जमीन बगैर किसी टेंडर के तिजारती मरकज के नाम पर वजीर आला के करीबी लोगों के हवाले कर दी गई है।
बीआरएस लीडर ने अज़्म जाहिर किया कि इस जमीन पर होने वाले मुबैना घपले को हर हाल में रोका जाएगा और इस मामले की गवर्नर, सीआईडी और सीबीआई से बाज़ाब्ता शिकायत की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि गैर कानूनी मुआहिदों के जरिए हजारों करोड़ रुपए के सरकारी वसाइल लौटने वाले सियासतदानों और उनका साथ देने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ सख्त इक़दाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों में उनकी पुष्ट पनाही करने वाले तमाम ओहदेदार भी बराबर के जुर्म के मुर्तकिब हैं। उनका कहना था कि इस मंसूबे के लिए हुकूमत ने 200 करोड़ रुपए का कर्ज जारी किया है, जो कि खुलम खुला अवामी रकम का बीजा और नाजायज इस्तेमाल है। उन्होंने अपोजिशन पार्टी पर भी तनकीद की और कहा कि हुकूमत की तमाम साजिशों के बावजूद मुखालफीन बिल्कुल खामोश और बेहिस बने हुए हैं। बीआरएस रहनुमा के इस सख्त और बड़ा रास्त हमले ने रियासती सियासत में एक नया हंगामा और जबरदस्त सियासी तनाज़ुर खड़ा कर दिया है। నిర్మలా సీతారామన్ గారికి లేఖ రాసినాం. తప్పనిసరిగా ఈ విషయాన్ని వదిలిపెట్టాం రేవంత్ రెడ్డి. దీంట్లో ఈ కంపెనీ చూడాలి మీరు. ఆ కాగితాలు సాయిబాబా ఈ కంపెనీలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, ఆ ఎర్రగా ఉంటాడు కదా ఒక ఆయన ఐఏఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ఏదో ఉంటాడు ఆయన, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, జయేష్ రంజన్, వీళ్ళు ఈ కంపెనీని నడుపుతా ఉన్నారు. మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, అనుముల రేవంత్ రెడ్డి ఎంతైతే నేరస్తుడో ఆయనకు కొమ్ముగాస్తున్న అధికారులు కూడా అంతే నేరస్తులు. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దొంగ అగ్రిమెంట్లు, దొంగ టెండర్లు చేసి వేల కోట్ల రూపాయలు గాథ కింద పందికొక్కులు లెక్క దోచుక తింటామంటే కర్రు గాల్చి అధికారులకు కూడా వాత పెడతాం, ఎవరిని వదిలిపెట్టాం. మేము సిఏజీ దగ్గరికి పోతాం, సిబిఐ దగ్గరికి పోతాం, కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి పోతాం. గమ్మత్ ఏందా అంటే ఇట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శాంక్షన్ ప్రాజెక్ట్. 200 crore లోన్ వాజ్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. బీజేపీ వాళ్ళకి కళ్ళే కనబడవు. రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసినా, ఎన్ని బూతుపులు చేసినా బీజేపీ వాళ్ళకి కనబడతలేదు. ఆఖరికి నరేంద్ర మోడీ పేరు మీద నిర్మించబడుతున్న ప్రాజెక్ట్ లో కూడా అవినీతి జరిగితే గుడ్డి గుర్రం పళ్ళు తవ్వినట్టు బండి సంజయ్ లాంటి వాళ్ళు వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు. ఎందుకో రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీ, తెలంగాణ బీజేపీ కుమ్మక్క అయిపోయి వాళ్ళ చిల్లర దోపిడీకి పాల్పడతా ఉంది. వీళ్ళ అవినీతి అక్రమ బాగోతాలు, ఆనకొండ లెక్క అనుముల కుటుంబం చేస్తున్న దోపిడీ, మరీ ముఖ్యంగా ఈ రాయదుర్గంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ భూ దోపిడీని, ఈ రియల్ ఎస్టేట్ దందాను తప్పనిసరిగా మేము సహేతుకంగా గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, సిఏజీ దగ్గరికి వెళ్తాం, సిబిఐ దగ్గరికి వెళ్తాం. ప్రజల సొమ్ము, ప్రజల ఆస్తి దీన్ని దోచుక తింటున్న వాళ్ళందరిపైన కూడా తప్పనిసరిగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా, న్యాయబద్ధంగా మా పోరాటం ముందుకుంటది. करीमनगर में बीजेपी कारपोरेटर बंदरी वीनू की जानिब से बीआरएसएमएलए गंगूला कमालाकर के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर हालात इंतहाई कशीदा हो गए। इस मुतनाज़ा बयान से बरहम होकर बीआरएस के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने सड़कों पर उतरकर शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया है। गुस्से में आए हुए पार्टी कारकुनों ने कारपोरेटर के घर की तरफ बढ़ने और घेरने की कोशिश की, जिसे देखकर पुलिस फौरन तहरुक में आ गई। सूरत हाल को बिगड़ता देखकर पुलिस ने पेशकदमी करते हुए मुजाहिरा करने वाले बीआरएस के मुताद्दिद अहम रहनुमाओं को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब एमएलए गंगूला कमालाकर के कैंप ऑफिस के बाहर जमा होने वाले इश्तिआल अंगेज कारकुनों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर हालात को कंट्रोल किया। इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस ने पुलिस फोर्स की इजाफी नफरी तैनात करके गश्त बढ़ा दिया। इस सियासी तसादुम के बाद बीआरएस और बीजेपी दोनों पार्टियों के दरमियान जबरदस्त सियासी कशीदगी और लफ्जी जंग मजीद तेज हो गई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वो पूरे मामले पर बारीक बीनी से नजर रखे हुए हैं और हालात को काबू में रखने के लिए तमाम जरूरी और सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। Vamos!
మనం చెక్కల జోడ్కాడు పడ్డారు వెంగాడు పోలీసులు అడ్డం हैदराबाद के सोमाजी गोड़ा प्रेस क्लब में एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम को बेरोजगार नौजवानों के शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। सरकारी मुलाजमतों के लिए उम्र की हद में इजाफे के मामले पर बरहम नौजवानों ने उनका रास्ता रोककर सख्त सवालात किए। मुजाहिरीन ने एमएलसी से सवाल किया कि आप 60 साल की उम्र में अदालत जाकर ओहदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम 30 साल की उम्र में मुलाजमत के अहल क्यों नहीं। नौजवानों ने जज्बाती होकर कहा कि आपकी अपील पर ही हमने कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया था, लेकिन अब आप हमारे मसाइल पर खामोश क्यों हैं। बेरोजगारों ने शदीद अफसोस का इजहार किया कि ज़राए इब्लाग भी उनके संगीन मसाइल को उठाने और सामने लाने में संजीदगी नहीं दिखा रहे। उन्होंने प्रोफेसर कोदंडाराम से पुरजोर मुतालबा किया कि वो नौजवानों की आवाज़ बने और उनकी मुश्किलात को मीडिया के सामने पेश करें। इस मौके पर मौजूद नौजवानों ने हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम से फौरी तौर पर उम्र की हद बढ़ाने और नई भर्तियों के अहकामात जारी करने का मुतालबा किया। प्रेस क्लब के अहाते में इस अचानक और शदीद एहतजाज की वजह से काफी देर तक कशीदगी और हंगामा आराई की सूरत हाल बरकरार रही। రాజకీయ నాయకులకి కాదు సార్, మీరు ఉద్యోగాలకు అప్లికేషన్ ఫీజు 1200 ఒక గ్రామీణ విద్యార్థి 300 రూపాయలు పెట్టి ఎలా చేస్తారు సార్? 300 అప్లికేషన్ ఫీజు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అభివృద్ధికి వెళ్తున్నారు సార్? మీకోసం నేను పనిచేసాను సార్, 2019లో మీకోసం నేను పనిచేసిన వ్యక్తిని సార్। सूर्यापेट जिला में 2 नामालूम अफराद की दफन शुदा लाशें मिलने से पूरे इलाके में शदीद सनसनी और खौफ फैला हुआ है। मोथे के करीब सूर्यापेट और खम कौमी शाहरा के किनारे दफन की गई उन लाशों को मकामी किसानों ने सबसे पहले देखा। किसानों ने बिला ताखीर इस पुरअसरार वाक़ये की इत्तला मकामी पुलिस को दी, जिस पर इंतजामिया ने फौरन कदम उठाया। इत्तला मिलते ही पुलिस की आला टीमें कुत्तों के दस्ते और सुराग रसा माहिरीन के साथ फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को सील करके लाशों को बाहर निकालने और जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से करीबी तमाम थानों में दर्ज शुदा गुमशुदा अफराद की फहरिस्तों से उन लाशों की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हुक्काम का मानना है कि यह कत्ल का मामला हो सकता है, जिसमें जुर्म छुपाने के लिए लाशों को यहां दफन किया गया। इस खौफनाक वाक़ये के बाद से मकामी लोगों में सख्त तशवीश और खौफ व हरास पाया जा रहा है, जबकि पुलिस की तहकीकात तेजी से जारी है। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में आतिशज़दगी के दिलदोज़ हादसे का शिकार होने वाला भारतीय तालिब इल्म 15 दिनों तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद दुनिया से रुखसत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त रियासत तेलंगाना के ज़िला हनमकोंडा के बाशिंदे भारत चंद्र रेड्डी के तौर पर हुई है, जो इलाज के दौरान दम तोड़ गया। 25 जुलाई को पेश आने वाले भयानक हादसे में उसका जिस्म 75% तक झुलस गया था, जिसके बाद इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था।
गरीब वालिदैन ने खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे को बेहतर मुस्तकबिल और आला तालीम के ख्वाब के साथ साल 2023 में अमेरिका रवाना किया था। मुतवफ़्फ़ी जल्द ही वतन वापस अलिफ कर शादी के बंधन में बंधने का इरादा रखता था, लेकिन इस नागहानी हादसे ने तमाम खुशियां छीन लें। बेटे के इलाज और देखभाल पर अपनी तमाम जमा पूंजी और वसाइल खर्च करने के बाद भी इसे न बचा सकने पर वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। इस अलमनाक खबर के मिलते ही मुतवफ़्फ़ी के आबाई गांव और रिश्तेदारों में मातम छा गया है, जबकि पूरा इलाका शदीद गम में डूबा हुआ है। दुख में डूबे हुए खानदान और मकामी लोगों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मुतवफ़्फ़ी की मैयत को जल्द अज जल्द वतन लाने के लिए फौरी इंतजामात किए जाएं। तिरुपति जिला के श्रीकालाहस्ती रेलवे स्टेशन के करीब गांजे के नशे में धत अफराद के हमले का एक संगीन वाकया सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान ने अपना लैपटॉप चोरी होने की शिकायत पर पुलिस के हंगामी नंबर पर राब्ता किया था। इत्तला मिलते ही हेड कांस्टेबल रमनाया मौके पर पहुंचे और 2 मशकूक अफराद से पूछगछ शुरू कर दी। जब कांस्टेबल ने मुश्तबा अफराद से मोबाइल फोन जब्त करने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। नशे में धत इन अफराद ने पुलिस एहलकार को चाकू दिखाकर धमकाया, उनका गिरेबान पकड़ा और उनके साथ बदतमीजी की। पुलिस ने इन हमला आवरों की शनाख्त कुंडामिटा के रिहायशी जितेंद्र और श्रीनिवास के तौर पर की है। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मामले की गहराई से तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाक़ये के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और नशा आवर अशिया की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। नलगोंडा जिला के कुंडामलेपल्ली कस्बे की जेबी कॉलोनी में एक खातून प्रिंसिपल का तेजधार चाकुओं से वार करके सनसनीखेज कत्ल कर दिया गया। मकतूला की शनाख्त नालगोंडा के एक मरूफ प्राइवेट स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम करने वाली 45 साला रूपा रेड्डी के तौर पर हुई है। ये भयानक वाकया इस वक्त पेश आया जब मकतूला का शौहर किसी काम के सिलसिले में हैदराबाद गया हुआ था और वो घर में अकेली थी। वाकये की इत्तला मिलते ही डीएसपी, सुराग रसा टीम और फॉरेंसिक माहिरीन ने जाए वक़ुआ का दौरा करके शवाहिद इकट्ठे किए। इब्तिदाई जांच के बाद पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि घर में किसी किस्म की चोरी या डकैती की वारदात नहीं हुई है। रिश्तेदारों के मुताबिक खातून का फोन गुज़िश्ता शाम से ही बंद था, जबकि मियाँ बीवी के दरमियान किसी भी किस्म का तनाज़ो नहीं था। घर के निचले हिस्से में किराए पर रहने वाले लोगों ने भी पुलिस को बताया कि उन्हें किसी किस्म की शोर शराबे की आवाज़ नहीं आई। पुलिस ने इस पुरअसरार और भयानक कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील देकर तहकीकात तेज कर दी हैं। मीचल जिला के देवरयामजल इलाके में एक लॉजिस्टिक्स गोदाम में यकायक भयानक और शदीद आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई। कोल्ड रश लॉजिस्टिक्स नामी इस गोदाम में लगने वाली आग गुज़िश्ता 2 घंटों से मुसलसल साए की तरह फैलती जा रही है और इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की जिदोजहद और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं।
गोदाम से उठने वाले सियाह और दमथूनक धुएं के बादलों की वजह से आसपास के तमाम इलाकों में शदीद खौफ व हरास और परेशानी का माहौल पैदा हो गया है। फायर फाइटर्स और मकामी इंतजामिया मिलकर आग को मजीद फैलने से रोकने और हालात को कंट्रोल में लाने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। इस भयानक आतिशज़दगी के असल असबाब और उसके नतीजे में होने वाले माली नुकसान के बारे में फ़िलहाल कोई हतमी मालूमात हासिल नहीं हो सकी है। इंतजामिया के आला अफसरान जाए वक़ूआ पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं ताकि हादसे की असल वजह का पता लगाया जा सके। पुलिस और मुताल्लिका हुकाम की जानिब से इस वाक़ये के तमाम पहलुओं पर मज़ीद तफसीलात फराहम की जाना अभी बाकी है। वो ऑटो किसका जी? हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया है जिसने पूरे इलाके में गम का माहौल पैदा कर दिया है। ये दर्दनाक वाकया भरूरी घाट के करीब दसरान इलाके में कौमी शाहरा 205 पर इस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां से गुजर रही थी। पहाड़ से अचानक एक भारी और बड़ा बोल्डर यानी चट्टान का टुकड़ा सड़क पर चलती हुई कार के ऊपर आ गिरा जिससे गाड़ी के परखचे उड़ गए। इस हौलनाक हादसे में एक शख्स मौके पर ही दर्दनाक तौर पर जाँ बहक हो गया जबकि गाड़ी में सवार 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़ये के फौरन बाद मकामी लोगों और इंतजामिया के हुक्काम ने पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया। हस्पताल में डॉक्टरों की टीम तमाम जख्मियों को फौरी और बेहतर इलाज फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रही है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तबाहशुदा गाड़ी को शाहरा से हटाया और सड़क पर ट्रैफिक को बहाल करवाया। पहाड़ी इलाकों में जारी इस तरह के हादसात ने कौमी शाहरा पर सफर करने वाले मुसाफिरों में शदीद खौफ और तशवीश की लहर दौड़ा दी है। सिंगारेड्डी जिला में एक दिल दहला देने वाला भयानक वाकया सामने आया है जहां एक नवाइदे बच्चे को पांव से कुचलकर कत्ल कर दिया गया। सदाशिवपेट के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इस माह की 7 तारीख को पेश आने वाला ये खूनी हादसा ताखीर से मंजर-आम पर आया है। पुलिस को शदीद शुबा है कि नामालूम अफराद ने बेरहमी का मुजाहिरा करते हुए इस मासूम बच्चे को पांव से रौंदकर मौत के घाट उतारा है। अस्पताल के अमले की जानिब से इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पुरअसरार मामले की तफ्तीश और तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस इस जाविये से भी गहराई से जांच कर रही है कि बच्चे को अस्पताल में कत्ल किया गया या कहीं और मारकर टॉयलेट में फेंका गया। इस दर्दनाक और इंसानियत सोज वाक़ये की खबर फैलते ही अस्पताल के अमले और मकामी लोगों में शदीद सदमा और खौफ व हरास फैल गया है। पुलिस ने जाए वक़ूआ से तमाम ज़रूरी शवाहिद इकट्ठा करके अस्पताल के CCTV कैमरों की फुटेज को कनियालना शुरू कर दिया है। इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि इस भयानक जुर्म में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान की जल्द शनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के मारूफ इन्फ्लुएंसर अखिल ने अपनी बीवी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए सनसनीखेज इंकिशाफ किया है। अखिल ने 2 साल पहले मेघा नामी खातून से मोहब्बत की शादी की थी और दोनों की जिंदगी खुशगवार गुजर रही थी। ताहम अब इल्जाम सामने आया है कि बीवी ने अपने शौहर को बताए बगैर एक मकामी बस कंडक्टर से खुफिया मोहब्बत का सिलसिला शुरू कर दिया था।
रिपोर्ट के मुताबिक वो खातून अपने शौहर को छोड़कर इसी कंडक्टर के साथ फरार हो गई है, जिससे खानदान में हंगामा मच गया है। इस तमाम वाकये की तस्दीक और सबूत के तौर पर शौहर ने सीसीटीवी की अहम फुटेज भी आम कर दी है। इस वीडियो के मंजर आम पर आते ही सोशल मीडिया और अवामी हलकों में ये मामला काफी गर्म हो गया है। शौहर का कहना है कि इसके साथ धोखाधड़ी हुई है और उसने इस मामले में कानूनी इक़दाम का फैसला किया है। इस खबर ने सोशल मीडिया के सारिफीन और मकामी लोगों के दरमियान एक नई बहस छेड़ दी है और मामला तेजी से वायरल हो रहा है।